नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज जुड़ गया हूँ इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट संडे स्पीच विद द ऑफिसर्स ऑफ Bassein Catholic Bank. I would like to thank them for giving me an opportunity to talk to all of them, and this opened up a lot of ideas for them and for the banking fraternity and officers who are working in the Urban Cooperative Bank. This is the part 2, and there are some question answers. Just have a look, and if you feel that you do not agree with the answers, please let me know, because I share my email with each of the video in the description on the YouTube channel. Please do like, subscribe and share this video. Spread awareness within the sector. That's the intention. Be a compliant bank. Thank you very much. Thank you for watching. आपने शायद मेरे YouTube पे वीडियो देखे होंगे. BR एक्ट के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस हैं. कुछ चीज़ें मैं वीडियो पे नहीं बोल सकता हूँ. देयर आर सर्टन थिंग्स विच आई कैन नॉट से ऑन अ वीडियो, बिकॉज वीडियो बिकम्स अ कॉन्क्रीट एविडेंस टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट मी. मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये मेरा मानना है, तुम्हें नहीं पटता है तो बात अलग है, बट आई गिव डिस्क्लेमर टू अवॉइड कोर्ट केसेस. मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ. आई जस्ट ट्राई टू शेयर द व्यूज़ ऑन दैट चैनल. सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, फोकड़ में है, कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है. आपको शायद मालूम नहीं होगा, 2007 Reserve Bank of India prepared a note on modifying the Banking Regulation Act. 2007. If you are really keen, you can go to RBI website, and there are draft policies and legal sections. This is a separate window there. Go to 2006. Year शायद ऊपर नीचे होगा. There is a document there, and that document says that the currently BR Act जो है वो हमें कंट्रोल नहीं करने देता, और हम इसको अमेंड करना चाहते हैं. हम लोग ड्यूअल कंट्रोल ख़त्म करना चाहते हैं. So almost 15-16 years ago, Reserve Bank of India said this. That document was sent to Finance Ministry for discussion. Politically, it was not convenient for the then government. So let's not pass any comment on the politicians or political situation. Let's worry about our own sector. That document was not picked up for evaluation, and there was a bank which was doing fantastic, was becoming a bank among the first 10 banks. Like your bank is among the first top 10 banks of the country. That bank was also there, top 10 banks. I'm not going to talk much about that bank, because talking about that bank is a 2-hour issue, 2-hour session. I will not conduct, because I know a lot of insider things. I was associated with couple of forensic investigations by the ED then. I contributed as उसका मतलब क्या है करके, तो बात छोड़ो, किससे कभी और दिन. तो ये जब हुआ PMC का 24 सितंबर 19 हुआ, तो अफरा तफरी तो ठीक है, अफरा तफरी इज़ फाइन. योर फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट हैव द acumen to understand what has really happened. On 2nd October she gave a statement कि हम लोग तो मल्टी स्टेट कंट्रोल ही नहीं करते. अरे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री मेकिंग ए स्टेटमेंट, तो हम लोग तो ये कंट्रोल ही नहीं करते, वॉज वर्चुअली अ ब्लास्फेमियस स्टेटमेंट. फाइन. 3rd अक्टूबर को रिजर्व बैंक स्टेटमेंट देती है, प्रिंटेड है, प्रेस रिलीज में है, कि वी डू नॉट हैव लीगल पावर्स टू कंट्रोल द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर. झगड़ा चालू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के बीच में, मस्त लग गई एकदम, फर्स्ट क्लास. उसके बाद में हुआ ऐसा कि वो जो 2006-07 का नोट है ना, वो हड़बड़ी से निकाला फाइनेंस मिनिस्ट्री ने. क्या था नोट, क्यों नहीं किया, छोड़ो बात, अभी तो वो स्टोरीज अलग सुनेंगे. और ये 26 जून 2020 को चाइना का पहला कोविड वाला पेशेंट इंडिया में घुस गया था. फरवरी तक स्प्रेड होना चालू हो गया था. मार्च के पहले हफ्ते में हवा टाइट हो गई सबकी कि क्या हो रहा है. पार्लियामेंट चल रहा था मार्च में,
और 20 मार्च के आसपास तुम्हारा लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन 20 होगा या 23 होगा जो भी है। उसके पहले ये जो BR एक्ट का अमेंडमेंट बिल है ना, वो लोकसभा ने पास कर दिया। जितने भी बंदे थे ना, सब सोए हुए थे। बिल पास हो गया, राज्यसभा में जा नहीं सका। राज्यसभा में जा नहीं सका तो 26 जून को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये ऑर्डिनेंस हमने कर दिया, ये बिल अमेंड हो गया है। अभी इसमें ये बिल में क्या है क्या नहीं हुआ है किसी को नहीं पता चल रहा था, क्योंकि वो अगर आप वो 4 पन्ने का बिल पढ़ोगे ना तो शुरू के सेक्शन समझ में आते थे कि भाई मुझे शेयर्स नहीं इशू करना है, मैं एडिशनल शेयर नहीं दे सकूँगा वगैरह वगैरह, वो सब था। बाकी के सेक्शंस कैसे थे? सेक्शन 56 में से 6E, 7Z, YF ये डिलीट हो गया है, तो उसका पता ही नहीं चल रहा था उसका मतलब क्या है। सो व्हाट आई डिड, आई रोट अ 50-पेज नोट। ये 6E, रोमन 5, रोमन 7 क्या, इसका मतलब क्या है? डिलीट हो गया मतलब क्या है? उसका मतलब इम्पैक्ट क्या है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंश्योरेंस था, प्रोटेक्शन था, खत्म हो गया। यानी अब सर्टन प्रोविजंस हैव बिकम एप्लीकेबल वाज द मीनिंग। सेक्शन 56 एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सेक्टर was close to our heart because we were insulated, fantastically insulated। वो पूरा ओपन कर दिया, तुमको ऑन पार विथ कमर्शियल बैंक ला दिया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि वो GR तो इशू कर दिया। GR was issued by Ministry of Finance, and in that GR itself they said that the provisions would be applicable from the date of its notification by appropriate authority। हम लोग सब सोए हुए थे, we were all sleeping। Normally my bank traces certain ministries for the notification on daily basis, your bank could also be doing that। 29 जून को सडनली लॉ मिनिस्ट्री ने वो नोटिफिकेशन वैलिड कर दिया कि वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है वो आज से लागू हो गया। अभी हमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि हम लोग शेयर रिफंड नहीं कर सकते, नया शेयर इशू नहीं कर सकते, ये सब झमेला चालू हो गया। किसी को पता नहीं क्या चल रहा है। ऑल बैंक्स वेयर वायोलेटिंग BR एक्ट प्रोविजंस। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इज द बिगेस्ट नोन प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो मुझे ये मालूम नहीं था, ये कोई भी बैंक बोल नहीं सकती थी। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुंबई रीजनल ऑफिस ने एक छोटा सर्कुलर निकाला, what they called it as a interim relief। they said you can issue shares for the linking। ऐसे लोन लिंकेज के लिए जो शेयर है वो इशू कर सकते हो, नए मेंबर को नहीं दे सकते हो। शेयर रिफंड कैसे करोगे? जिसका लोन खत्म हो गया उसको ही। जो शेयर लिंकिंग के बावजूद जो है वो सेक्शन 12(1)(4) को बाधित करता है। 12(1)(4) क्या कहता था? किसी भी हालत में किसी भी सूरत में आपका शेयर कैपिटल कम नहीं होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजिंग स्टोरी 4 महीने चली। 4 महीने के बाद में इंटरिम रिलीफ आ गया और उसके बाद में रिजर्व बैंक ने एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट कर दिया। वो एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट करने के बाद में एक्सपर्ट कमेटी को जो रिपोर्ट है उसके जो 100 पन्ने हैं, दैट इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, नथिंग अफेक्टिंग अस। रिकमेंडेटरी पेजेस जो है 7-8 पन्ने हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे उपलब्ध है। अभी वो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट का हाल ऐसा हुआ है, वो मराठी में एक प्रॉवर्ब है, अवघड जागी दुखणं आणि जावई डॉक्टर। उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो सीईओ की हालत है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, वो आरबीआई की BR एक्ट के बारे में हालत हो गई है। सो दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए सब कमिटी एज टू हाउ टू इम्प्लीमेंट BR एक्ट प्रोविजंस। उनको पता नहीं चल रहा है क्या करना है। जैसे मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन उसमें आई है, इसमें यहाँ पे कोई डायरेक्टर शायद नहीं बैठा हुआ है तो मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 8 साल के ऊपर रहना ही नहीं है बोर्ड में। दैट पर्टिकुलर प्रोविजन हैज़ बिकम एप्लीकेबल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज इम्प्लीमेंट कैसे करें, आज से या कल से या पिछले बाजू से।
पता नहीं चल रहा है, दैट इज नंबर वन। दूसरा, September 19th 2020, when the expert committee was not even appointed, Reserve Bank of India came out with the guidelines for public sector banks and State Bank of India, which said that इन सब बैंकों पे कोई भी बंदा डायरेक्टर होगा उसकी उम्र 67 ईयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, 6 साल के ऊपर कोई भी आदमी जिंदगी में डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक पे बन नहीं सकता है, कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। यानी आदमी के पूरे लाइफ स्पैन में वो सिर्फ 6 साल डायरेक्टर बन सकता है। इस बार 1 साल बना, उसके बाद रेजिग्नेशन दिया, उसके कुछ सालों के बाद फिर 2 साल बना, टोटल 6। अब पब्लिक सेक्टर बैंकों को 6 साल है और हमारे लिए 8 साल है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि ये जो ऑर्डिनेंस निकाला है वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, हम लोग पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, वो डिस्कशन हुए। You have to identify a lawyer who will point out the constitutional invalidity in this particular amendment. क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, सितंबर 20 में राज्यसभा ने बिल पारित कर दिया और 29 सितंबर को it was converted into a regular law. Now if at all you want to challenge it, there is only one challenge which Supreme Court will entertain, and that was, what is the constitutional flaw in the bill? जैसे 97th अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय 33% ऑफ द स्टेट्स विद 2/3 मेजोरिटी। दैट वाज नॉट डन बाय द देन गवर्नमेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल 97 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसके हिसाब से हम सब ने हमारे बायलॉज बदल दिए थे, सब ने बायलॉज बदल दिए थे कि उसमें वो एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, फलाना डिमका, वो सब प्रोविजंस आ गई थी, बराबर है। तो उसका क्या, उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि जब तक तुम्हारा स्टेट, वो जो स्टेट लॉ में प्रोविजंस ऑन अकाउंट ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है वो चेंज नहीं करते, तब तक जैसे थे। डोंट इवन थिंक ऑफ इट, बिकॉज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डन, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। Ask the 33% of the states in the country, you have a federal structure, to approve that. Then it is valid. So they are not challenged. Whatever that was proposed in the 97th constitutional amendment. So you need not do anything. उसके बाद में ये, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है? क्योंकि उसमें 2 कानून अप्लाई होते हैं। 2 कानून कौन से अप्लाई होते हैं बैंकिंग के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड BR एक्ट। आपने सुना होगा कोविड के दरमियान रिजर्व बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिफंड करने के लिए कहा था। यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट, यू माइट हैव रिफंडेड दैट ऑल्सो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया, पूरा GR किया, तो वो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया उसके बारे में। कोई भी बैंक उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा था। 6 दिन के बाद IBA को पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, भाई ये आपके बैंकिंग में ये काम क्यों नहीं हो रहा है? IBA ने बोला कि हाँ, ये जो आपने निकाला है ना, आपको वो अधिकार ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन नॉट इंस्ट्रक्ट एनी बैंक इन द कंट्री, सो हु कैन? इट्स ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप BR एक्ट के सेक्शन 35, 35A ये सब सेक्शन शांति से पढ़ो। रिजर्व बैंक के अलावा आपको कोई भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, नो बडी, बिकॉज यू आर लाइसेंस होल्डर, यू आर अ लाइसेंस होल्डर। फिर उस सर्कुलर को 8 दिन के बाद में रिजर्व बैंक ने एक छोटा सर्कुलर इशू किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है वो करो। देन पब्लिक सेक्टर बैंक स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन वी ऑल स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन वी वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गॉट द रिफंड, एंड दैट स्टोरी। उसके बाद में और एक धमाल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो 2 करोड़ के ऊपर वाले लोगों को भी दो और वो तुम अपने जेब से भरो। सो एवरी बैंक मेड अ सैक्रिफाइस एंड टुक अ हिट एंड ऑल दैट। फाइन, सो फार सो गुड, द स्टोरी इज गुड। बट व्हाट हैज नाउ हैपेंड इज दिस, व्हाट आई फाइंड इज दिस, देयर इज अटर कन्फ्यूजन एज टू हाउ द लॉ हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। बट देन एज अ बैंकर मुझे जो लगता है कि कुछ चीज़ें आपको किसी भी हाल में करनी है, फॉलो करनी है।
वो आप अगर नहीं करते हो तो आपकी बैंक को तकलीफ हो सकती है। उसमें एक जो चीज़ है, अगर आपको कोई बायलॉज अमेंड करने हैं तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो मुझे एक बैंक ने कहा कि सर मुझे बीआर एक्ट की प्रोविज़न बताओ ना कि बायलॉ अप्रूव करने के लिए आरबीआई का परमिशन चाहिए, कहाँ लिखा है? तो डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एक सेक्शन है ऐसा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो बायलॉ होगा उसका मतलब जो कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कहा गया है उसकी तरह होगा। सो दे आर ऑन पार। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू बायलॉज ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक। दूसरी प्रोविजन ऐसी है कि अगर आर्टिकल अमेंड करने हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी को तो आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत है। कॉरोलरी, अगर बायलॉज अमेंड करने हैं तो तुमको आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत है। ये जो सटल कनेक्टेड चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस अगर हम समझ के नहीं करते हैं तो परेशानी में आ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ हो गई जो हमारे कंट्रोल में थी, वो भी तुम्हारे रिजर्व स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, उसका सेक्शन 30 आपको आ गया। उसके बाद में गाइडलाइंस भी आ गई, और वो गाइडलाइंस आने के बाद में आपको इवन बिफोर यू गो टू एजीएम यू हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ अ फर्म, और वो 3 साल चल सकता है। 3 साल आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आपको फर्म ऐसी ढूंढनी है जिसका आपको पिछले साल में किसी भी तरह से कोई भी कनेक्ट नहीं है, और आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाली फर्म को नहीं दे सकते हो। तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर अच्छा है, वो क्या करता है, डमी ऑडिटर को खड़ा करता है, काम मैं ही करूँगा, आप इसको अपॉइंट करो। देयर इज अ सेंटेंस इन दैट सर्कुलर, इफ़ यू डू दिस एंड इफ दैट इज कैप्चर्ड यू आर डेड। और ये वेरिफिकेशन करने के लिए वो क्या करते हैं आजकल, वो तुम्हारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने हर 4 या 6 महीने के बाद में बुलाते हैं, या जूम पे मीटिंग लेते हैं, जरा आओ क्या चल रहा है बताओ। जो करने वाला बंदा है वही जवाब दे सकता है, और जो डमी स्टाइल से करता है वो जवाब नहीं दे सकता है। दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट डूइंग अ सब कॉन्ट्रैक्टेड जॉब। तो ये कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट आपके पास जो है वो आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करो। दूसरी एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आती है वो ये है कि उन्होंने एक चीज़ अच्छी लाई है, वो हमें पॉजिटिवली लेनी है। उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा जो सीईओ है ना वो 15 साल के बाद घर, फेडरेशन ने झगड़ा किया, नैफकम ने झगड़ा किया, देयर आर 18 कोर्ट्स इन द कंट्री विच हैव रिपील्ड दैट सर्कुलर। विशेषतः जो नॉर्थ में स्टेट्स हैं, सम इन राजस्थान, सम इन गुजरात, ह्या राज्यांमध्ये त्या सीईओच्या सर्क्युलरबद्दल स्वतः सीईओ मूव्ह झाले सगळे। अरे 15 वर्ष संपत आले ना, संपलं माझं आयुष्य। फेडरेशनने एक क्लासिक किस्सा त्याच्यामध्ये काढला होता की एखादा सीईओ 35व्या वर्षी माणूस एखादा सीईओ झाला आणि त्याला आम्ही 60 वर्षाचं हाऊसिंग लोन दिलं, तर 15 वर्षांनी त्याला आम्ही 5 वर्ष घरी बसवायचं, तर त्याचं हाऊसिंग लोन भरणार कोण? फंटास्टिक। मैंने उनको ये कहा कि यार तुम इस तरह के सर्कुलर निकालते हो, मैं समझता हूँ उसकी वजह क्या है, क्योंकि डायरेक्टर्स का लाइफ अगर 8 साल का है तो सीईओ का लाइफ 15 साल के ऊपर नहीं हो सकता है, विद अ कॉमन लॉजिक, वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर डायरेक्टर 8 साल के बाद आप बिठाना चाहते हो बिकॉज यू थिंक दैट दे आर क्रिएटिंग वेस्टेड इंटरेस्ट, तो सीईओ नहीं कर सकता वेस्टेड इंटरेस्ट, पक्का कर सकता है, और डायरेक्टर से 2 गुना ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ही नोज, ही इज़ अ बैंकर, he is in a better position to know the customers, and therefore 15 years is a good regulation। मेरा खुद का मानना है, you may not agree with that। मेरी ये जनवरी 30 को टर्म खत्म हो जाएगी 15 साल की, यानी आई एम ऑल्सो ऑन दॅट टेंटरहुक्स। या सगळ्या वेगवेगळ्या सीईओजनी अपील केलं हायकोर्टामध्ये, आणि रिझर्व्ह बँकेने 4 हायकोर्टामध्ये स्टेटमेंट दिलं। हे वाचण्यासारखं स्टेटमेंट आहे। तुमचे मॉडेल बायलॉज आणि तुमचे स्टेट लॉ, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ॲक्ट, ह्या ॲक्ट प्रोव्हिजन उचलले आहेत ना त्यांनी, मग ही केस 2 मिनिटात फेकली जाणार। इतकं सुंदर आर्ग्युमेंट रिझर्व्ह बँकेने दिलं, फॅन्टॅस्टिक। इफ यू आर इंटरेस्टेड आय विल शेअर दॅट विथ यू, फॅन्टॅस्टिक आर्ग्युमेंट। हे सीईओच्या फेवरमध्ये कसं आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो की आता रिझर्व्ह बँकेची हवा डेट कुठे झालेली आहे की ह्या सर्क्युलरला स्टे आहे 18 कोर्टामध्ये। रिझर्व्ह बँकेने 4 कोर्टामध्ये स्टेटमेंट दिलं, आज एका कोर्टाचा निकाल, परवा दुसऱ्या कोर्टाचा, अजून 4 महिने, असं हे 2 वर्ष चालेल। बाकीच्या 14 कोर्टामध्ये अजून रिझर्व्ह बँकेने स्टे नाही दिलेला,
त्या सर्व कोर्टाने त्याच्यावरती स्टे का दिला आहे? अलाउइंग दी डिफेंडंट टू सबमिट अ से. अजून रिझर्व्ह बँकेने सबमिट नाही केलेलं, म्हणजे प्रॉबेबली 3-4 वर्ष तो से देण्यामध्ये जाईल हायकोर्टामध्ये, बरोबर आहे. म्हणजे 5 वर्ष त्या सर्क्युलरला स्टे मिळेल. म्हणजे 15 वर्षाचा विषय अजून 5 वर्ष होईल का? तर उत्तर नकारार्थ मिळतं. की what Reserve Bank of India sincerely could have done is that they should have approached Supreme Court, compile all the cases of the country in Supreme Court, do a hearing there, get a verdict. Now all these smaller or minor चीज़ जिसे हम कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, रिजर्व बैंक क्या ढूंढ रही है, तुमको कहाँ पनिश करे. और मेरी एक ताज़ी स्टोरी आपको बताता हूँ. मेरा इंस्पेक्शन अभी जनवरी में हुआ, तो मेरा इंस्पेक्शन हो गया. मेरा इलेक्शन लास्ट ईयर फरवरी में हुआ था. 1 मार्च को मेरा बोर्ड आया. तो बोर्ड आने के बाद में मेरा जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन ले लिया, इलेक्शन कर दिया, इलेक्ट हो गया. मेरा चेयरमैन ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वाइस चेयरमैन डॉक्टर है, केमिस्ट्री का डॉक्टर है. एंड ही हैज़ डन PhD. वो डॉक्टरेट लगाता है. मैंने उसको कहा ये डॉक्टर शब्द मत इस्तेमाल करो, यू कैन राइट PhD. डॉक्टर इज़ नॉर्मली क्या है, MBBS है, मेडिकल है, वो लोग डॉक्टर लिखते हैं. तो ही लिसन टू इट, ही एग्रीड. नहीं आप बोलते ठीक है, डॉक्टर रत्नाकर फाटक PhD, दैट्स गुड. ही इज़ नॉट अ लेक्चरर, ही रन्स हिज ओन फैक्ट्री, फाइन. तो हमने क्या किया था, इलेक्शन होने के बाद में रिजर्व बैंक को लिख दिया कि हमारे डायरेक्टर्स कौन कौन है, कौन 8 साल के ऊपर है, सब लिख के स्टेटमेंट बना के भेज दिया. 4 बंदे मेरे पास हैं जो 8 साल के ऊपर है. आई शुड नॉट ब्रिंग द बैंक इन टू डिफिकल्टीज ऑफ वायलेशन, मैंने इन्फॉर्म कर दिया. और दूसरा मैंने ये किया, मैंने चेयरमैन के अपॉइंटमेंट की परमिशन मांगी. क्योंकि चेयरमैन जो तुम्हारा इलेक्ट होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स रिटर्निंग ऑफिसर करता है, वो 15 में से कौन चेयरमैन होने वाला है मुझे क्या पता, आई डोंट नो. वो जैसे हो गया मैंने RBI को बता दिया. लेकिन तुम्हारा प्रोविज़न क्या कहता है, प्रायर अप्रूवल, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रायर अप्रूवल, और चेयरमैन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, बहुत कुछ लिखा है. मैंने लिख के भेज दिया. तो ये बंदे ने कहा कि तुमने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है. मैंने कहा कैसे लूँ बताओ. My institution is a democratic institution. Election is conducted by a returning officer appointed by Delhi, CRCS. मैं कैसे लूँ? You need to look for the law because you have section 43 under which you can issue guidelines. 2 साल हो गए रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस दिया नहीं है, मैं क्या करूँगा. मेरे बैंक में कुछ नहीं मिला. एक चीज़ मिल गई. मैंने जो डायरेक्टर्स की प्रोफाइल दी थी ना, मेरा एक डायरेक्टर बंदा जो कोऑप्टेड था, इलेक्शन में नहीं लिया था, वो बंदा NBFC में काम करता था. ही वॉज अ ट्रेजरी हेड इन NBFC, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो उनके एक बंदे ने बोल दिया कि सर ने नोट भेज दिया है ऊपर कि ये डूज एंड डोज का जो मास्टर डायरेक्शन है वो वायलेट करता है. क्यों वायलेट करता है? इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है. वो कहाँ बॉम्बे में काम करता है, मेरी बैंक कल्याण में, क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्या एजुकेशन लोन लाएगा, क्या लॉजिक दिया. He can influence the decisions of your bank so that you will not launch a product conflicting his company's products. तो इसको कैसे रोकोगे? You are right. तो before matter turned serious, we asked him to resign. नहीं तो मेरा वायोलेशन और 5 लाख का पेनल्टी पक्का तय था. But then if you move preemptively forward, you can avoid that. पेनल्टी से होता कुछ नहीं है, सिर्फ बदनामी होती है, सिर्फ बदनामी होती है. और रूमर मॉन्गरिंग बहुत बढ़ता है. अब कोऑपरेटिव बैंक्स आर हैविंग दिस कर्स दैट रूमर मॉन्गरिंग इज स्टिल प्रेवलेंट. वी एज एन ऑफिसर शुड ट्राई टू कर्ब इट. क्या रूमर मॉन्गरिंग होता है? आसानी से होता है. जैसे मैं CEO हूँ और मुझे एक बंदे को बैंक से बाहर निकालना है. मान के चलो एक बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक हिम. आई कॉल हिज अनदर बेस्ट फ्रेंड, प्रेफरेबली अ फीमेल, एंड टेल हर आजकल इसका कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सिंपल इतना ही बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ. हवा पूरे बैंक में हवा करके देखो, करके देखो. दिस हैपन्स बिकॉज वी आर ऑल लाइक गॉसिपिंग. वी ऑल लाइक. चेयरमैन CEO डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया पूरे शहर में, पूरे शहर में.
We must learn to discipline. Listen, don't open your mouth. Keep it to yourself. It's a key thing. If a cooperative bank has to survive, every officer must follow this key. तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, don't open your mouth. Keep it to yourself. Your bank will survive for generations. It will survive for generation. कुछ करने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव रूमर्स आपके पास अगर आते हैं, ध्यान में रखो, अप्रोप्रिएट एक्शन लो, रिस्पॉन्ड मत करो, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. एंड एज एन ऑफिसर हम लोग उसको फ्यूअल नहीं करें. वी शुड नॉट फ्यूअल इट, इज़ वॉट आई बिलीव. अगर हम उसको फ्यूअल करते हैं एज एन ऑफिसर, आपकी ज़िंदगी में बाद में तकलीफ़ें पैदा हो सकती है. यू कैन गेट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आउट ऑफ दैट. So as the topic goes, whether the bank job is good, as I said, it is challenging, it is good, it is the perception that we build based on which the vision can be built, because you are the torch bearers for the cooperative banking fraternity. Your name is fantastic, maintain it. It's all because of your collective contribution. Do not believe that the board is creating that image. No, it's you who are making the image along with the people who work with you. So keep that image. This is what I wish to share. I'll stay put. If at all there are any questions, I'll try to respond. Thank you so much. मैंने 20 मिनट सवाल के लिए रखे, मैंने 12:40 को एग्जैक्टली बंद किया. विचारा, कुठलाही प्रश्न विचारा, माझं काही हे नाही आहे. हां, प्रकार आहे रिझर्व्ह बँकेने अपॉइंट केलेला आहे बॉम्ब म्हणून, तर त्यांचे फंक्शन्स काय असतात, असं कशी काय बॉम्बचे? ओके. Before I respond, I'll tell you that expert committee has already recommended that bomb should be discontinued for the bank which is having 51% professional directors as per BR Act. So that is likely to go. But till that really happens, I have implemented bomb seamlessly. I have selected 3 internal directors and 3 external people who are on the bomb with the expert ideas. What I have done is that as a multi-state bank, you can have only 4 subcommittees. So 4 subcommittees handle all your topics. All. Barring administrative nuisance, there is nothing that much can be done. I'll quote an example. क्रेडिट डिपार्टमेंट है जिसके पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो मैनेजमेंट के पास वाया क्रेडिट कमेटी जाते हैं नॉर्मली. अभी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे क्रेडिट कमेटी, उसके नीचे अभी BOM आ गया है. सो तो ट्रैवल टाइम बढ़ गया है. एक प्रपोजल है, जो प्रपोजल की नोट आपके डिपार्टमेंट के लोग बनाते हैं, वही नोट आप BOM में रखो, उनसे रिकमेंडेशन लेके क्रेडिट कमेटी में रखो, क्रेडिट कमेटी लेकर के बोर्ड में रखो. ट्रैवल टाइम बढ़ गया है. मैप एवरीथिंग वाया BOM एक्सेप्ट HR. एक्सेप्ट HR, ऑल मैटर्स यू हैव टू रूट थ्रू. और जितने भी आपकी सब कमिटीज है उसके मैटर्स आप BOM में रूट करो. हमने क्या किया है, नॉर्मली यू हैव टू मैच विथ योर टाइम टेबल ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स. वी कंडक्ट बोर्ड मीटिंग्स ऑन सैटरडे. one is on Saturday and the last meeting is on Sunday. Somewhere every week on Thursday a BOM meeting is conducted and all decision making meetings are post Thursday. जो क्रेडिट कमेटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, जितने भी कमेटी है, पोस्ट थर्सडे है. क्यों ऐसा किया है? थर्सडे को BOM में जाके नेक्स्ट डे वो तुम्हारे रेगुलर ऑथराइज सब कमिटी पे जाते हैं विच हैज सर्टन अथॉरिटी. बियॉन्ड दैट इट गोज टू द बोर्ड आइदर ऑन सैटरडे और संडे. सो सीमलेस ट्रैवल एंड वर्क फ्लो वी हैव एस्टैब्लिश्ड. सब डिसीजंस में BOM का सिर्फ रिकमेंडेशन लेना है. जहाँ पे BOM करती है ये मत करो, सब कमिटी हैज़ टू डिसाइड. मत करो का मतलब क्या है? हम तो करना चाहते हैं. रिकॉर्ड रीजंस, टेक इट टू द बोर्ड, डू इट. मुझे BOM जो पर्पस था उनका विश्वनाथन का,
वो सर्व होते हुए दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप BOM में ऐसे बंदे लाते हो, इफ़ यू ब्रिंग पीपल विथ क्वालिटी इन BOM यू गेट वैल्यू एड। वो व्हाट आई हैव टेकन अ रिटायर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर इन माय BOM। तो वो रिजर्व बैंक के एंगल से देखता है इसमें क्या 19-20 है, सो यू ट्राई टू प्लग इट दैट वे। So this is the administrative process. This will be discontinued as soon as Reserve Bank of India issues directives. अगर तुम्हारे बोर्ड में 51% professional directors qualifying the conditions mentioned in section 10A of BR Act, you need not have BOM. सर, NPA अपग्रेडेशनच्या बाबतीमध्ये एक कन्फ्युजन आहे. म्हणजे RBIचे जे गाईडलाईन्स होते अगोदर, म्हणजे तुम्ही एंटायर ओव्हरड्यू घेतल्यानंतरच ते NPA अपग्रेड करायचं आहे. ह्या गाईडलाईन्स ज्या होत्या सुरुवातीला नॅशनलाइज बँकांना होत्या, पण कोऑपरेटिव्ह बँकांना जी सर्क्युलर वेळोवेळी काढल्या आहेत त्याच्यामध्ये कुठे असं क्लिअर नव्हतं आणि RBIला ते जानेवारी 20मध्ये क्लिअर करावं लागलं, एक क्लॅरिफिकेशन द्यावं लागलं की तुम्हाला एंटायर ओव्हरड्यू रिकवर करायचे आहेत. आता पुन्हा त्यांनी नोव्हेंबर 21ला सुद्धा त्यांनीच क्लिअर कट म्हटलं की देअर वॉज इन ॲम्बिग्विटी, आणि ती त्यांनी पुन्हा एकदा क्लिअर केली आहे की एंटायर ओव्हरड्यू घेऊनच तुम्ही अपग्रेड करायचं आहे. तर त्या बाबतीत थोडंसं आम्हाला द्या. बहुतेक बँका म्हणजे 90 डेजच्या वरची अमाऊंट घ्यायची आणि NPA अपग्रेड करत होती, तर त्या बाबतीत थोडंसं मार्गदर्शन. ओके, मी एक उलटा प्रश्न विचारू. तुम्ही किती वर्ष बँकेमध्ये आहात, बँकिंगमध्ये? 32 वर्ष. राईट. सो आय कॅन रिलेट टू द हिस्ट्री विथ यू. वाय आय आस्क्ड यू? बिकॉज आय वॉन्ट टू रिलेट टू हिस्ट्री ऑन दिस. Manmohan Singh brought this NPA concept, right? It was 3 quarters earlier, and then they brought it down to 1 quarter. Suddenly they changed to days, 90 days. Transition is available year-wise, you can take. It was in 2009, master. You go and see. वो डिसिल्वा का डायरी निकालो 2009 का. 2009 का IRAC का सर्कुलर देखो. 2009 master circular on income recognition and asset classification. They have made a mention how to upgrade. It has to be 0. 2009, one part. You can cross verify and call me if that is not the truth. What banks have been doing, especially the cooperative banks, चालूगिरी कर रहे थे. सब लोग चालूगिरी कर रहे थे और रिजर्व बैंक उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी. 90 डेज NPA, दिसंबर में NPA हो गया, 1 हफ्ता ले लिया, मार्च में 2 ही हफ्ते बाकी है, अपग्रेड कर लिया. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में यंग ऑफिसर था, उसने बहुत सारे बैंक को धो दिया. नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन किन किन बैंकों को धोया मुझे मालूम है. इसी चीज़ पे धोया, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज रेफरिंग टू 2009 गाइडलाइंस. यू आर वायोलेटिंग 2009 गाइडलाइंस. देर आर 2-3 लीडिंग CA firms in Mumbai and in India, and they are creating a lot of confusion about this. They are pressurizing IBA to come out with clarification. IBA ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ये क्लियर है, but they insisted. They went to institute. Institute said that the guidelines are very clear. There is no ambiguity. But then रिजर्व बैंक को लगा कि क्लैरिफिकेशन दे दो, ये बड़े लोग झगड़ा कर रहे हैं तो इसलिए लिखित रूप में दे दो. सो गाइडलाइन की कहानी ये है. एज लॉन्ग एज अपग्रेडेशन इज कंसर्न, मेरी बैंक भी वही करती थी जैसे आपकी बैंक करती है, लेकिन हमने 2014 में से ये चालू किया. हमने एक थ्योरम इंटरनली डिज़ाइन किया. वंस NPA इज ऑलवेज NPA. ये थ्योरम सब जगह पॉपुलर हो गया. वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दैट थ्योरम. 2014-15, 2016 ऑनवर्ड्स मेरे बैंक में रिजर्व बैंक ने एक भी डाइवर्जेंस निकाला नहीं है, नॉट अ सिंगल. क्यों कर सके हम लोग? हम लोगों ने ये किया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट NPA कर रहे हैं उनकी जवाबदारी दे दी. RBI ने अगर कुछ निकाला, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक. नो, नन ऑफ अस विल इंटरफेयर. ना बैंक ब्रांच मैनेजर करेगा, ना ऑफिसर करेगा, ना क्रेडिट हेड करेगा, ना रिकवरी वाला करेगा. जो है बताओ. सो वी बिल्ड अ कल्चर. वी हैव रीच दैट स्टेज. इट कैन बी बिल्ड. रही बात 90 डेज के क्लैरिफिकेशन की या इसकी, वो एकदम क्लियर फंडा है. मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, वो उसमें अगर एक क्लैरिटी नहीं आती तो फिर से मुझे कुछ पूछो. एक बंदे का अकाउंट 31 मार्च को NPA था,
4 हफ्ते थे, लेट्स नॉट गो इनटू दी क्वांटम्स। 1 अप्रैल को एनपीए था, उसका मतलब ये 1 अप्रैल को भी एनपीए था। उसने 31 मई को पूरे ओवरड्यूज भर दिए। अब मैं जब कहता हूँ पूरे ओवरड्यूज भर दिए, इसका मतलब ये 31 मार्च के 4 और अप्रैल मई के 2, 6 सब भर दिए। 31 मार्च को क्लियर हो गया। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग प्रोविजन। 31 मार्च को मैंने इस अकाउंट के ऊपर 10% की प्रोविजन कर दी थी। 31 मई को ये पीए हो गया, मेरी प्रोविजन रिक्वायरमेंट 0 हो गई इस अकाउंट के लिए, फ्लोटिंग प्रोविजन। अब इस बंदे का अकाउंट अक्टूबर में फिर से एनपीए हो गया, बाद में पैसा नहीं भरा। 31 अक्टूबर, वाई आई एम टेकिंग ऑड डेट्स बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। 31 मार्च को फिर से एनपीए हो गया, फिर से 90 डेज के ऊपर गया। 3 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 90 डेज, ओवरड्यूज बियॉन्ड 90 डेज, सिंपल। 31 अक्टूबर को वो 90 डेज के ऊपर जाने के बाद में उसने फरवरी में पैसे ऐसे भर दिए, फरवरी में कि 30 डेज के ओवरड्यूज है उसमें। अकाउंट शोज अ पोजीशन 30 डेज ओवरड्यूज ऑन फेब्रुअरी। मार्च में पैसे नहीं भरता है, तो वो 30 डेज और मार्च के 31 डेज 61 डेज ओवरड्यू हो गए हैं। अकाउंट एनपीए हो गया है, 90 डेज के नीचे है, 90 डेज के नीचे है। उसने एनपीए, मराठीमध्ये एक तो खेळ आहे माहिती का तुम्हाला लहानपणीचा, भोज्जा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड, आई डू नॉट नो। भोज्जा नावाचा खेळ असायचा, जो गांव खेड़े में खेलते थे। बच्चों को क्या था, कुछ नहीं था, गुलेल डंडी, रिंग और ये सिगरेट के पैकेट खेल के वो उड़ाना, उनको यही खेलते ना। तो ये भोज्जा करके एक गेम था, वो दीवार को टच करके भागना है और टच करने के पहले उसको आउट करना है, जिसको भोज्जा कहते थे। ये एनपीए का भोज्जा का गेम है। एक अकाउंट अगर एनपीए की दीवार को टच कर गया है तो बाद में फिर से वो दीवार को अगर टच कर रहा है साल भर में, तो वो 0 होना चाहिए, सिंपल। एंड दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। योर बिजनेस मॉडल इज चेंजिंग, यू आर गोइंग ऑन रिटेल बैंकिंग, 50% बैलेंस शीट आपको 0.20 पे लाना है। दिस सिस्टम हैज़ टू बी वेरी करेक्ट ऑन दिस। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रिजर्व बैंक ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ना, वो पढ़ो ही मत आप। क्यों कह रहा हूँ पढ़ो मत, इसके लिए बताता हूँ। दैट विल ऐड टू योर कन्फ्यूजन। तुम्हारा दिल और दिमाग और घूमने लगेगा कि ये क्यों किया है। स्टिक टू ओरिजिनल सर्कुलर, डू इट। जो लोग ये सब साथ में पढ़ रहे हैं ना, 10 टाइप के कन्फ्यूजन लेके उनके दिल में सवाल चलते हैं। तो मेरा कहना ये है, 1 अक्टूबर को कमर्शियल बैंक का सर्कुलर आया, 12 नवंबर को कोऑपरेटिव बैंक का सर्कुलर आया। कमर्शियल बैंक का सर्कुलर, कोऑपरेटिव बैंक का सर्कुलर, ये साथ में लेके रखो, उसमें आपको दिखेगा कि तुम्हारे ऊपर कैसे अन्याय किया है। कमर्शियल बैंकों को राइट ऑफ के लिए गाइडलाइंस दी गई है, कोऑपरेटिव बैंक को नहीं दी गई है। तुम करते हो ना राइट ऑफ, यू हैव टू, एज अ प्रूडेंट बैंकर यू मस्ट डू, बट आरबीआई इज नॉट अप्रूविंग दैट। हम लोग मल्टी स्टेट वाले राइट ऑफ कैसे करते हैं, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन मेरे बायलॉज में प्रोविजन है कि मेरा जो बोर्ड है वो किसी भी कर्जदार के कोई भी टर्म्स कभी भी बदल सकता है। यू मेक यूज ऑफ दैट प्रोविजन। माई बोर्ड इज ऑथोराइज टू चेंज, डू एंड अनडू फॉर अ क्रेडिट रिलेशन, पीरियड। हम लोग क्या करते हैं, डर के वसूलीचे हक्क अबाधित राहून। व्हाई डू यू डू दैट? यू डोंट डू दैट। हम मेंबर से डरते हैं, तो मेंबर को क्या लगता है, ये कर्जा माफ़ नहीं किया है। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने जितने भी राइट ऑफ कर्जे किए उसके ऊपर आपका रिकवरी डिपार्टमेंट कभी काम नहीं करता। यू डू नॉट हैव अ सेल टू वर्क ऑन द रिटर्न ऑफ लोन्स। और ये जो रिटर्न ऑफ लोन है ना, हमारे ही बंदे, यहाँ पे बैठे हुए ही बंदे उसको फ़ोन करके बोल देते, तेरा अकाउंट राइट ऑफ हो गया है, तेरे को पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, मर गए तुम। आई एम मेकिंग एन एलिगेशन. Allegation may not be true, but I am just cautioning you. This should not happen. In fact, जो अकाउंट राइट ऑफ हो गया है, वो राइट ऑफ अकाउंट में आप रिकवरी करते तो वो 100% प्रॉफिट है. उस पर सिर्फ आपको 33% टैक्स देना है, बस. वो भी 25% हो गया अभी. हैव अ स्ट्रैटेजी ऑन दैट.
हमने पिछले साल स्ट्रैटेजी करी थी, वी वर नॉट सक्सेसफुल. दिस ईयर वी आर गोइंग टू बुक अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 10 crores आउट ऑफ 90 crores रिटर्न ड्यूरिंग द पास्ट 5 years. सिर्फ 10 करोड़ करेंगे. बंदे तो जिंदा है ना. द अकाउंट विच इज रिटर्न ऑफ इज अलाइव, द बोरोवर इज अलाइव. पकड़ो उसको, पकड़ो. जो भी पैसा आएगा पूरे प्रॉफिट में जाएगा. टैक्स इज अ प्लानिंग गेम. Whatever tax amount that you do is not exactly 33% because you do a lot of things. DTA करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें आप करते हो. Good, that is good. Tax planning has to be done. But this is one way of ensuring. So therefore, मैं थोड़ा बह गया बात करते वक्त. But this is what I believe is absolute clarity. You follow the concept of once NPA, always NPA, you will have no issues. Ensure that you don't touch the NPA classification and identification. Do it through system, leave it to the auditors and hang them if they are playing mischief. So when RBI says that we have identified this divergence, issue show cause to the chartered accountant and send a letter to the institute. उसको बोलो हम लोग इंस्टीट्यूट को भेज रहे हैं कि तुमने गलत काम किया है. कोई बंदा गलत काम नहीं करेगा, कोई भी आदमी गलत काम नहीं करेगा. यस सर. Hello. Just to elaborate on the same NPA query, I would like to know if the borrower is having 4 accounts and if he brings down the overdues to 0 on different dates in the same quarter but not on the same date, will it be considered as NPA? What is the position as on 31st of March? Whether all overdues are 0 on all 4 accounts? Dates could be different. Yeah. Because the different dates are only for the provisioning. Yeah, as on 31st it is 0 on all the 4 upgrade, accounts. But you upgrade. But in the quarter between December to March. I got the idea. बैठो. क्वार्टर का इंपॉर्टेंस तुम्हें अप्लीकेबल ही नहीं है. तुम अगर स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लेते हो ना तब मरते हो. The moment you take capital from the stock exchange, you have to declare quarterly result where your gross NPA will be 16% and net NPA will be 11%. Take any bank. क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते उसके ऊपर. कल जाके ध्यान देना पड़ेगा. आज तुम कोई भी बैंक, तुम्हारी बैंक की आप कंडीशन देखो, मार्च के बाद जून में तुम्हारे एनपीए बढ़ जाते हैं. क्यों? तुम काम नहीं करते हो. एनपीए तुम काम नहीं करते हो का मतलब एनपीए के ऊपर ध्यान नहीं देते हो. Now you focus on that, you will have better numbers. So situation will deteriorate for 3 quarters और तुम्हारा रिकवरी डिपार्टमेंट आखिरी के 3 महीने में बहुत काम करेगा. 9 दिन आराम करेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है. बट देन इफ दे प्रीएम्प्टिवली चेंज द मेथड ऑफ डूइंग रिकवरीज, प्रीएम्प्टिवली डू इट इन द फर्स्ट 2 quarters, 3rd quarter लेट देम रिलैक्स. तुम्हारा नेट एनपी 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो काम. ऐसा नहीं होता है ना. आपल्याकडे अजून एक सवय आहे. काय सवय आहे? माझ्याकडे खूप काम आहे सांगता आलं पाहिजे आपल्याला, नसेल तरी. एंड द इजिएस्ट वे इज काय, व्हाट इज द इजिएस्ट वे टू शो दैट? तुम्हारा जो डेस्क रहेगा ना, मैनेजर का जो डेस्क रहेगा ना, उसके ऊपर बहुत सारे कागज रख दो ऐसे, कोई काम के नहीं है. वो बाहर वाला बंदा आएगा तो देखे अब कितना काम है इसके पास, वो कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. बट दिस इज अ मेथड ऑफ रिफ्लेक्टिंग, बहुत सारा काम है. तो सीईओ जब आता है ब्रांच में, यहाँ पे गड्ढा रखा है, यहाँ पे गड्ढा रखा है, यहाँ पे गड्ढा रखा है, तू करता क्या है इतना? द फनीएस्ट थिंग इज दैट 2 महीने के बाद जो वो जो पहला वाला कागज था, 2 महीने के बाद वो वहीं पे है. द पेपर्स डोंट मूव. यू हैव बिकम अ पेपरलेस बैंक, सो यू डोंट हैव टू रिफ्लेक्ट दैट. कीप योर टेबल्स क्लीन. वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज try to change the quarterly performance which your bank is doing. Just reverse the trend. आसान नहीं है. रिवर्स करने की कोशिश करो. 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट सक्सेसफुल. 2 साल से मेरा कहना ये है कि आगे वाले जो 2 क्वार्टर से 1 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी तक हम जो जिस कामयाबी से काम करते हैं, जो जिस दिलेरी से काम करते हैं, वो पहले 2 क्वार्टर में हम लोग ढीले क्यों पड़ जाते हैं? वजह ऐसी आई, सर मई में हमको छुट्टी पे जाना होता है, बच्चों को इधर लेके जाना है, उधर लेके जाना है, हस्बैंड को उसी में छुट्टी मिलती है, तो क्या करेंगे? अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्वार्टर विल हैव दैट इम्पैक्ट.
व्हाट अबाउट सेकंड क्वार्टर? बारिश में कहाँ जाना है? बारिश में कहीं जाना नहीं. ट्राई टू प्रीएम्प्टिवली चेंज. सो व्हेन द टारगेट इज गिवन, वी हैव डन दिस फॉर द 2 years. ग्रेजुअली वी आर गेटिंग सक्सेस. इमीडिएटली नहीं आता है. 100 रुपये का टारगेट दिया ब्रांच को, तो ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कि वो 100 रुपये में से 10 रुपये पहले क्वार्टर में करो, 40 रुपये दूसरे क्वार्टर में करो, 30 रुपये तीसरे क्वार्टर में करो, और बाकी के लास्ट क्वार्टर में करो. Redeploy, reinvent energies, deploy in the segments which are cool. जो बंदे हैं ना, वो सबको मालूम है, सबको मालूम होता है कि मुझे पहले क्वार्टर में बहुत सारा अगर मैं काम करूँ. टिपिकली सेम थिंग हैपन्स विद इंश्योरेंस. तुम्हारे इंश्योरेंस वाले टारगेट के लिए मरेंगे लास्ट क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में आराम, ठंडा मामला. ट्राई टू रिवर्स द ट्रेंड. सेम एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज डिपॉजिट. और मेरा ये खुद का मानना ऐसा है कि बैंक का जो रॉ मटेरियल है ना, उसमें सीजन नहीं होता है. हम लोग एक गलत फहमी में चलते हैं कि दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गया, चलो लोन मिला लगाओ या फिर लोन के प्रोडक्ट्स निकालो. ऐसा नहीं होता है. बंदे को जब ज़रूरत होती तभी वो लेता है. और आजकल रिवर्स ट्रेंड आ गया है. वो रिवर्स ट्रेंड ऐसा है कि नॉर्मली जब गोल्ड महंगा होता है, एवरी प्रोडक्ट हैज अ साइकिल. सो you have to break that cycle. गोल्ड सस्ता कब होता है, उसमें गोल्ड लोन करना चाहिए. लिकर लेंडिंग आप करते नहीं हो. मेरे पास 400 करोड़ का लिकर का पोर्टफोलियो है. ऑल आर होलसेलर्स. श्रावण के महीने में धंधा ढप होता है उनका पूरा. मेरा टाइम हो गया. तो दैट्स हाउ you have to manage your business. This is at the branch level I am talking. I am not talking of the bank level. Every branch has to conceive these ideas. Then it is convenient to achieve the success that you want to do. हम लोग ये सोचते नहीं, टारगेट आ गया है चलो चालू करते हैं. रिस्क फ्री टारगेट अचीव करने की कोशिश करो. सो ये ज़ीरो अगर है, डेट इज इमटेरियल, यू कैन certainly upgrade. All 4 accounts will have a floating provisions on various dates. Doesn't matter. Absolutely correct. You are getting what I am trying to tell. एक भी अकाउंट उसमें का 19-20 हो गया, पूरे करो एनपीए. I believe I have been speaking for almost 1.5 hours. I hope you are not bored. सर खरं म्हणजे तुम्हाला आम्ही 11:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत टायमिंग दिलेला आहे. मला वाटतं तुमचा गैरसमज झाला, 1 वाजेपर्यंत आहे. असू द्या. पण तुम्ही सुरुवातीला म्हटलात की आम्हाला मराठी येत नाही आहेत, पण तुम्ही ते अवघड जागेचं दुखणं आणि बुडत्याचे पाय खोल्यात हे ऐकल्यानंतर आम्हाला देखील इतकं मराठी सुंदर बोलता येत नाही आहे. तर माझ्या मित्रांनो, मातीच्या गोळ्याला देई नवे रूप कुंभार, मातीच्या गोळ्याला देई नवे रूप कुंभार, सहजपणाने जन्मा येई नवा एक आकार, मार्ग सदा दाखवतील आम्हा तुमचे आजचे विचार, आपण आलात आपले मनापासून आभार.